ओम। चोटी क्यों रखें? कृष्ण कुमार। पूज्य आचार्य जी, आपने अपने प्रवचन में जानपद की चर्चा की थी, किंतु इसे व्याख्या करके समझाया नहीं। इसे भी समझाने की कृपा करें। आचार्य। जानपद हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: नासिका, रसना, चक्षु, स्पर्शेंद्रिय, त्वचा और श्रोत्र। इन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क के जो ज्ञान केंद्र है उन तक अथवा मानस क्षेत्र तक ज्ञान व संवेदना के ज्ञान का जो मार्ग है उसे जानपद कहते हैं। किसी विशेष ज्ञानार्थ निम्न साधनों की आवश्यकता है: 1. ज्ञानेंद्रिय नासिका, त्वचा, चक्षु इत्यादि। 2. सांवेदनिक व जानवाही तार जो नाड़ियों द्वारा सुषुम्ना व मस्तिष्क में पहुँचते हैं। 3. ज्ञान केंद्र। 4. मानस केंद्र। इन संपूर्ण मानस केंद्रों का मुख्य स्थान सुषुम्ना और लघु मस्तिष्क है। यदि इन केंद्रों का भाग भी नष्ट हो जाए तो किसी न किसी ज्ञान की न्यूनता अवश्य हो जाएगी। इस प्रकार सभी ज्ञान केंद्रों को समझना चाहिए। इसलिए इन ज्ञान केंद्रों के स्थान की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। प्रथम तो इस स्थान की रक्षा बृहत मस्तिष्क से होती है, क्योंकि यह उसके ऊपर होता है। दूसरी, उसकी रक्षा खोपड़ी की कठोर और सुदृढ़ अस्थियों अर्थात हड्डियों से होती है। इस पर भी खोपड़ी पर बाल होते हैं। इन सबसे अधिक रक्षा चोटी से होती है, जो कि केवल सुषुम्ना और लघु मस्तिष्क की रक्षार्थ इनके ऊपर रखी जाती है। इस प्रकार नूतन पाश्चात्य शरीर विज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि शरीर और बुद्धि की रक्षार्थ चोटी का रखना अत्यावश्यक है। सोमवीर। पूज्य आचार्य जी, चोटी ऊपर लिखे मर्म स्थानों की रक्षार्थ कितनी मोटी होनी चाहिए? आचार्य। सद्य प्रसूत अर्थात तुरंत ब्याई हुई गाय के बछड़े के पैर के खुर की जितनी चौड़ाई और मोटाई होती है उतने स्थान पर चोटी रखनी चाहिए, क्योंकि लघु मस्तिष्क और सुषुम्ना केंद्र का स्थान भी इतना ही होता है। इसमें वेद की शाखा का प्रमाण है: याज्ञकैर गोदरणी मार्जनी बोक्षुर्वच्च शिखा, यजुर्वेदीय कठ शाखा। अर्थात गोक्षुर के समान चोटी रखनी चाहिए। लघु मस्तिष्क की लंबाई तथा चौड़ाई और उसकी आकृति गौ के खुर से बहुत कुछ मिलती है। प्रतीत होता है कि इसलिए शास्त्र ने गौ के खुर के समान चोटी रखने का आदेश दिया है। इसी स्थान की माप की विधि निम्न प्रकार से वैद्य धर्मेंद्रनाथ शास्त्री ने अपनी पुस्तक चोटी का महत्व में लिखी है। माथे के ऊपर के उस भाग से जहाँ से सिर के बाल उगने आरंभ होते हैं और ग्रीवा अर्थात गर्दन के उस भाग तक जहाँ की सिर के बालों का अंत होता है नाप लो और इस माप के 4 भाग कर लो। माथे की ओर के 2 भाग कर दो और 1 भाग गर्दन की ओर का छोड़ दो। जितना स्थान बाकी माप के चौथे हिस्से का हो उतने स्थान में चोटी रखो। यह सद्योत्पन्न गाय के बछड़े के खुर के समान ही होता है। राजवीर। पूज्य आचार्य जी, यह तो समझ में आ गया कि चोटी सिर के सबसे ऊंचे स्थान पर और गाय के तुरंत जाए बछड़े के खुर के समान रखनी चाहिए, किंतु किस आयु में इसे रखना चाहिए? आचार्य। पुत्र, शिखा रखने का समय नियत है। आर्यों के 16 संस्कारों में एक संस्कार चूड़ा कर्म व केश छेदन संस्कार है। इसका समय आश्वलायन गृह्य सूत्र में 3 वर्षे चौलम, 3 वर्ष में चौल व केश कटवाने का समय लिखा है। पारस्कर गृह्य सूत्र आदि में सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम,
बालक का मुंडन अर्थात केशकर्तन 1 वर्ष का होने पर हो जाना चाहिए। जब मुंडन संस्कार होता है उस समय तो सभी केशों को काट दिया जाता है, किंतु जब बालक के बाल दूसरी बार काटे जाएं तो उसके सिर पर शिखा रखने का विधान है। केशानां शेषकरणं शिखास्थापनं केश शेषकरणम इति मंगल हेतु हो पारस्कर गृह्य सूत्र। शिखा को रखकर शेष सभी केशों को कटवा दे, यही मंगल का हेतु है। इन पर टीका करते हुए पंडित जयराम जी लिखते हैं, शिखाम रक्षित्वा मुंडयेत। शिखा को रखकर सब केशों को चारों तरफ से मुंडवा दे। 1-2 सप्ताह व 1-2 मास में मुंडन संस्कार के पश्चात जब दूसरी बार बालक के बाल कटवावें तब ही शिखा अर्थात चोटी अवश्य बालक के सिर पर रखवा दे। यही शास्त्रों का विधान है। गर्भ के सभी बालों को प्रथम बार तो उस तरह से मुंडवा देना चाहिए। इससे अनेक फोड़े फुंसी आदि रोग नहीं होते। गर्भ में 9 मास रहने से मस्तिष्क में जो अधिक उष्णता होती है वह बाल कटवाने से निकल जाती है। अधिक उष्णता के कारण होने वाले रोगों से बालक बचा रहता है। बालकों को दांत निकलने के समय ज्वर, अतिसार, वमन आदि रोग बहुत सताते हैं। वह मुंडन व केशांत कराने से नहीं होते। अतः पहली बार सभी सिर के बाल मुंडवा दिए जाते हैं। मुंडन संस्कार का समय 1 वर्ष से 3 वर्ष तक रखा है और दांत, दाढ़ आदि निकलने का लगभग यही काल होता है। अर्थात 1 वर्ष से पहले दांत निकलने प्रारंभ होते हैं और सब 3 वर्ष की अवधि के भीतर निकल आते हैं। कृष्ण कुमार। पूज्य आचार्य महोदय, शिखा अर्थात चोटी से शारीरिक लाभ तो होते हैं, क्या इससे कोई आध्यात्मिक लाभ भी होता है? क्या आत्मिक उन्नति में भी चोटी सहायता करती है? आचार्य। माननीय अध्यापक जी, कहने को तो संसार में अनेक संस्कृतियां हैं, किंतु जिसे हम संस्कृति कह सकते हैं वह वैदिक संस्कृति ही है। यह सबसे प्राचीन और सारे विश्व की संस्कृति है। आत्मिक उन्नति के लिए सबसे अधिक साधन वैदिक संस्कृति ने ही बताए हैं। यह सर्वोच्च संस्कृति है। जैसे इतिहास में प्रसिद्ध है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया, रानी तो पद्मावती और सब पदैया। इस प्रकार वैदिक संस्कृति के सम्मुख सब संस्कृतियों को समझे, क्योंकि आदि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत सारे संसार की एकमात्र संस्कृति वैदिक संस्कृति ही रही है और सारे संसार का धर्म भी वैदिक धर्म ही रहा है। वेद विश्व के पुस्तकालय की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इस सत्य को ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी पाश्चात्य विद्वानों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि वेद की संस्कृति ही सबसे प्राचीन है। इसी को भारतीय और आर्ष संस्कृति भी कहते हैं। सोमवीर। वैदिक संस्कृति जब सारे संसार की संस्कृति है तो इसे भारतीय और ऋषियों की संस्कृति कहना क्या इसकी महत्ता को घटाना नहीं है? आचार्य। प्रिय पुत्र, ऐसी बात नहीं है। ये इसके ऐतिहासिक नाम हैं, क्योंकि आदि सृष्टि में पवित्र वेदों का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया। वह भारत के एक भाग त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत में ही किया, जहाँ परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में मानव की उत्पत्ति की थी। सर्वप्रथम भारत में इसका उद्भव और प्रचार व प्रसार हुआ, अतः यह भारतीय संस्कृति भी कहलाई। ऋषियों की सर्वप्रथम इस संस्कृति का ज्ञान हुआ और सारे संसार में इसका प्रचार भी ऋषियों ने ही किया, अतः यह आर्ष संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारत ने और ऋषियों ने इसके लिए अपना सर्वस्व लगाकर इसे 4 चांद लगा दिए। इसके प्रचार का सब श्रेय भारत देश और ऋषियों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता तो इस संस्कृति का विशेष गुण है।
अतः किए हुए उपकार को सारे संसार ने एक स्वर से स्वीकार किया है और इसका नाम भारतीय और आर्य संस्कृति रखा। भारत और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है, जो श्रेष्ठ मनुष्यों का विशेष गुण है।